आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। मिसाल के तौर पर मैं अभी चुप हो जाऊं तो कैसे पहुंचेगी आप तलक बात जो मैं कहना चाहता हूं। एक खालीपन की स्थिति हो जाएगी। इस खालीपन को भरने के लिए ही शायद भाषा की जरूरत पड़ी होगी। अब भाषा तो भाषा है, अपने भाव और विचार को स्पष्टता से एक दूसरे तक पहुंचाने का जरिया है, मगर इसके साथ भी एक स्टेटस सिंबल का मसला भी है। भारत में भाषा के स्टेटस को लेकर 3 तरह की उलझनें हैं। पहली उलझन नेशनल लैंग्वेज की है। इसको लेकर बहुत भ्रम की स्थिति रहती है और वो ये है कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या है? यही आता है दूसरा स्टेटस, और ये है कि हिंदी और अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, मतलब बड़े स्तर पर प्रयोग में लाई जाने वाली राजकाज की भाषा, सरकारी आदेश और प्रोसीडिंग्स की भाषा। और तीसरा दर्जा हासिल है उन भारतीय भाषाओं को जो संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज हैं। ये भारतीय आधिकारिक भाषाओं का समूह है। अंग्रेजी को नहीं शामिल किया गया है इसमें। 12 अनुसूची हैं कुल मिलाकर। 8वीं में इन भाषाओं का जिक्र है। कौन सी भाषाएं हैं ये, कब कब शामिल हुई, किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की प्रक्रिया और मानदंड क्या हैं, और कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको 8th शेड्यूल में शामिल करने की मांग चलती रहती है, साथ ही उनके शामिल हो जाने के फायदे और नुकसान क्या है। नमस्कार, आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को जानेंगे और उनके जुड़ने की प्रक्रिया से लेकर जुड़ने की चुनौतियों को समझेंगे। दरअसल अभी हाल ही में ट्विटर पर अचानक से एक मुहिम शुरू हो गई थी, जिसमें कर्नाटक और केरल राज्य के कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली तुलु भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक तुलु बोलने वाले लोगों की संख्या करीब 18.5 लाख है, लेकिन उनका तर्क यह है कि यह भाषा बहुत पुरानी है, लिहाजा इसके गौरवशाली इतिहास को देखते हुए इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। ये तो बस एक भाषा का जिक्र किया मैंने। ऐसे कितनी ही भाषाएं हैं जिनको 8th शेड्यूल में शामिल कराने को लेकर उस भाषा के जो लोग हैं और जो नेता हैं वो जद्दोजहद करते रहे हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। शुरुआत में इस सूची में सिर्फ 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था, लेकिन फिर बाद में 8 और भाषाओं को अलग अलग समय पर इस सूची में जोड़ा गया। इस सूची में सिंधी भाषा को 1967 में संविधान के 21वें अमेंडमेंट यानी कि संशोधन के जरिए और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को साल 1992 में 71वें संविधान संशोधन के जरिए ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। और आखिर में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 2003 में संविधान के 92 अमेंडमेंट के थ्रू 8th शेड्यूल में शामिल कराया गया। और भी जैसा हमने कहा, बड़ी संख्या में भाषाएं ये दर्जा पाने के लिए मुंतजिर हैं, लेकिन किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की प्रक्रिया और मानदंड क्या है, कितना स्पष्ट है ये, और अगर स्पष्ट नहीं है तो पहले जिन भाषाओं को शामिल किया गया उस कड़ी में किसी खास बात का ख्याल तो रखा ही गया होगा। वो बातें क्या थीं? दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर S.K. जैन बताते हैं। देखिए, आर्टिकल 344 और 351 में ये व्यवस्था की गई थी कि एक कमीशन होगा और उस कमीशन में मेंबर्स होंगे जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करेंगे। लेकिन उस कमीशन का जो मेन पर्पस था वो ये था कि हिंदी भाषा को कैसे प्रमोट करना है। लेकिन उसके साथ साथ स्टार्ट से 14 लैंग्वेजेस को उसमें रखा गया जो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज में आती। लेकिन उसके बाद से समय समय पे अमेंडमेंट होते रहे कॉन्स्टिट्यूशन में। इन अमेंडमेंट्स के द्वारा अलग अलग समय पे कई कई लैंग्वेजों को उसमें जोड़ा गया। तो ये बेसिकली पार्लियामेंट जो है उसके अमेंडमेंट के प्रोसेस के थ्रू लैंग्वेज को जोड़ा गया है। ठीक है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो कमेटी होती है जो बैठाई जाती है और जो कमीशन बैठाया जाता है उसके रिकमेंडेशन पे सरकार इस बारे में बिल लाती है और फिर ये बिल पार्लियामेंट में रख
के फिर इसको अमेंड करके फिर उसमें भाषाओं को जोड़ा गया है। अभी तक आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, 8 शेड्यूल में। तो ये लैंग्वेज जो समय समय पे टूटती गई है, ये सरकार जो होती है, गवर्नमेंट ऑफ द डे, जो भी गवर्नमेंट हो, ये एक कमेटी, एक कमीशन के रिकमेंडेशन पे करती है। और ये जो कमेटी और का रिकमेंडेशन होता है, उसको फिर सरकार अपना डिसाइड करती है कि ठीक है इसको करना है। फिर वो पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के द्वारा ये अभी तक ये सब लैंग्वेज हुआ है। जहाँ तक जोड़ने की प्रक्रिया है, मैंने आपको बोला कि ये कमेटी बनाई गई थी, श्रीकांत महापात्रा एक कमेटी के थे। उन्होंने इस बारे में कहना था कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके हिसाब से, जिसके द्वारा कि किसी भी डायलेक्ट जो लैंग्वेज है बन जाती है, उसको कैसे हम डालें। ये एक क्राइटेरिया को इवॉल्व करने के लिए कहा गया है कमेटी के द्वारा, जो श्रीकांत महापात्रा की कमेटी 2003 में बैठी थी। अभी तक उस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। फिलहाल यही स्थिति है लैंग्वेज के बारे में। तो सुझाव और संविधान संशोधन के बाद वो 22 भाषाएं जिनको 8वीं अनुसूची में शामिल होने का मकाम हासिल है, वो कौन सी भाषाएं हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। वो भाषाएं हैं असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। लेकिन इन भाषाओं से इतर अब भी तकरीबन 38 ऐसी भाषाएं हैं जिनको शामिल कराने को लेकर एक लंबी मांग चलती रही है। मसलन अंगिका, बंजारा, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, मगही, नागपुरी वगैरह वगैरह। इस मसले पर स्थानीय नेताओं को तो आप छोड़ ही दीजिए, राष्ट्रीय फलक के नेता और मंत्री भी इसमें मुखर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री जब साल 2016 में संसद में गोरखपुर के प्रतिनिधि के तौर पर बैठते थे, तो उन्होंने कहा था कि भोजपुरी दुनिया की सबसे बड़ी उपभाषा है, जिसे 16 करोड़ लोग भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में 27 अन्य देशों में भी बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि बाद में अनुसूची में जोड़ी गई 8 भाषाओं की तरह ही भोजपुरी में भी 8वीं अनुसूची में शामिल होने की सारी योग्यताएं हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल होती है तो उसको क्या मिलता है? अपनी भाषा को यह दर्जा दिलाने की होड़ क्यों है? और ऐसा करने में सरकार की हिचकिचाहट की वजह क्या है? सुनिए प्रोफेसर एस के जैन को इस सवाल के जवाब में। देखिए, बात ये होती है कि जब कोई लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज में आ जाती है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस हैं, उनमें आपको उस लैंग्वेज में लिखने की ये आपको मतलब इजाज़त दी जाती है। आपको मैं बताता हूँ कि सिविल सर्विसेज़ जैसे आज की तारीख में हम 22 लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जो भी कैंडिडेट। लेकिन ये 1970 के बाद ये हो पाया है, बल्कि 1980 के आसपास से आप मान के चलिए ऐसा हो पाया है, क्योंकि उसके पहले सिर्फ 2 ही लैंग्वेज अलाउड थी। 2 भी नहीं बल्कि 1 ही थी, इंग्लिश ही थी, जो सिविल सर्विसेज़ की लैंग्वेज थी। फिर एक कोठारी कमेटी बैठी, फिर उसकी रिकमेंडेशन गई कि नहीं, और भाषाओं को भी मौका मिलना चाहिए कैंडिडेट को लिखने के लिए। तो उसके बाद ऐसा अराउंड 1979 के आसपास से ये रिकमेंडेशन हुई, और तब उसके बाद हिंदी और बाकी जितनी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें आपको उसके माध्यम में आपको लिखने की ये इजाज़त दी है। तो एक तो ये फ़ायदा होता है कि जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, लोकल कैंडिडेट्स, लोकल लैंग्वेज बोलने वाले होते हैं, उनको एक एडवांटेज मिल जाता है कि वो अपनी भाषा में बेहतर तरीके से अपने को अभिव्यक्त कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि कई बार सरकारें जो हैं अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज़ करती हैं अपने सरकारी भाषाओं के प्रयोग में। अब जैसे अगर कहा जाए कश्मीर के जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो कश्मीरी होगी, तो हो सकता है वो कश्मीरी में भी अपना सारा काम करते हों, सरकारी काम करते हों। उड़ीसा वाले उड़िया में काम करते हैं। सरकार की हिचकिचाहट सिर्फ इसलिए होती है कि सरकार बहुत सोच समझ के इस पे फैसला करती है, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज के बाद उनको बहुत सारी फैसिलिटी देनी पड़ती है उस स्टेट को। दूसरा ये डिपेंड करता है कि जो सेंटर की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट जो हैं, उनके इक्वेशन कैसे हैं। बेसिकली अगर दोनों की सहमति होती है तो ये काम होता है, और अगर सहमति नहीं है तो नहीं होता। और ये
पॉलिटिकल पार्टियों पे निर्भर करता है कि कहाँ पॉलिटिकल पार्टी कौन सी काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। तो इसमें पॉलिटिकल पार्ट है, पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। इसीलिए सरकार उन राज्यों के प्रति थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है जो उनकी पार्टी के हैं, और उनके प्रति नहीं होती है जो उनकी पार्टी की। तो इस राजनीतिक पुट के अलावा कई समुदाय समय समय पर सरकार से असहमति जताते हुए ये कहते हैं कि उनकी भाषा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, खासकर संख्या के इर्द गिर्द। मिसाल के तौर पर 2011 की जनगणना के मुताबिक 8वीं अनुसूची में शामिल संस्कृत भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या महज 25,000 के करीब है, जबकि मणिपुरी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 18 लाख के करीब है। तो इस अंतर का सहारा लेकर वो अपने दावों को पुरजोर तरीके से सड़क से लेकर संसद तक रखती रही हैं। ये आश्वासन रहा है कि सभी जरूरी मांगों के लिए वो प्रतिबद्ध है। हालांकि इंडिया टुडे टीवी की ओर से ही फाइल की गई एक आरटीआई के जवाब में जब सरकार की प्रतिबद्धता और पैमाने को समझने के लिए सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल करने के लिए कोई तय मानदंड नहीं है। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान का अंक, जिसमें हमने 8वीं अनुसूची के गठन, इसमें शामिल भाषाएं, किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की प्रक्रिया और इसके फायदे से लेकर सरकारी हिचकिचाहट के बारे में आपको बताया। कोई और विषय हो जिसके बारे में आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हो, या फिर आपके पास हो कोई सलाह, कोई सुझाव, कोई शिकायत, तो हमें मेल कीजिए radio@aajtak.com पर। इसके अलावा आप ये पॉडकास्ट हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर थे शुभम तिवारी। अब मुझे यानी जमशेद कमर सिद्दीकी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।